आपका वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को बिल्कुल शुद्ध रूप में पढ़ना और लिखना सीखते हैं, जो कि व्याकरण भाषा का क्या है, वो अनुगामी है, इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका एक अंग है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जो भी चीज़ मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ना, ये बिल्कुल क्रम वाइज में, एकदम बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल जो आपका सुर लय ताल के साथ मैं पढ़ रहा हूँ और सही आपके क्रम में पढ़ रहा हूँ। वो किस कारण पढ़ पा रहा हूँ, वो व्याकरण की शुद्धता के कारण ही पढ़ पा रहा हूँ। ओके, इसलिए कहा जाता है कि व्याकरण आपका वह शास्त्र है जिसके द्वारा जो आपका पढ़ना होता है या जो आप लिखते हो उसमें आपकी व्याकरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ओके, इसी को ही पतंजलि ने कहा था। पतंजलि आपके जो योग गुरु आपको पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पतंजलि ने ही कहा था कि व्याकरण जो होता है वो क्या है, वो शब्दानुशासन है। मतलब शब्द को अनुशासन में रखने के लिए, क्रम में रखने के लिए, बिल्कुल आपका विसर्ग, लिंग, स्त्रीलिंग सबका इस्तेमाल करने के लिए व्याकरण ही क्या करता है, काम करता है। ओके, इसलिए इन्होंने इसे क्या कहा था, वो शब्दानुशासन कहा था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसी के साथ साथ में आप ध्यान रखिएगा कि पहले भाषा का विकास होता है, पहले व्याकरण का विकास नहीं होता। ध्यान रखिएगा, पहले भाषा का विकास होता है और उसके बाद आपका व्याकरण बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको किसी भी प्रकार के व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आते आते 5 सालों तक वो अपनी भाषा में परिपावक हो जाता है और 5 साल में वो भाषा तो सीख लेता है, लेकिन उसका 1% भी उसको व्याकरण नहीं पता। वो भले व्याकरण का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको व्याकरण से कोई लेना देना नहीं होता। वो व्याकरण कैसा होता है, उसके व्यवहार में होता है, व्यवहारिक व्याकरण होता है उसको ये नहीं पता कि मैं व्याकरण का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है कि पहले भाषा का विकास होता है और उसके बाद में व्याकरण बनता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा शिक्षण में व्याकरण जानना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिख रखा भाषा शिक्षण, यानी कि भाषा अधिगम में, भाषा अधिगम में आपका व्याकरण जानना क्या होता है, ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन भाषा अर्जन में ऐसा नहीं होता। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। पहला चैप्टर मैंने आपको करवाया था, उसमें आपको अच्छे से बताया था। भाषा अर्जन यानी कि आपका वो होता है जब आप बचपन से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक, यानी कि स्कूल जाने से पहले तक जो भाषा आप सीखते हो वो क्या होता है, आप अर्जन करते हो। उसका किसी भी प्रकार से कोई आप कहीं पर ट्रेनिंग नहीं लेते हो, किसी भी प्रकार की क्लास नहीं लेते हो। लेकिन भाषा अधिगम आपका वो होता है जो आप भाषा सीखते हो, जहाँ पर आपकी क्लासेस लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इंग्लिश सीखने के लिए आप क्लास लेते हो ना, तो इंग्लिश क्या होगी, आपकी भाषा अधिगम हो गई। हिंदी परिवार भाषा से है, हिंदी क्या हो जाएगी, हमारी भाषा अर्जन हो जाएगी। तो वो इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होती है तो हमें व्याकरण, ग्रामर सिखाई जाती है ना, इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि आप उस पर अच्छी पकड़ बना सको। ओके, इसलिए कहा जाता है कि भाषा शिक्षण में व्याकरण जानना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाषा शिक्षण में, भाषा अर्जन में नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या होती है, तो वर्ण होती है। ओके, और ये वर्ण क्या होता है, तो मैं आपको ग्रामर पहले पढ़ाई थी, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया था वर्णमाला में वर्ण क्या होती है। अगर आपने वो वाली ग्रामर के टॉपिक देखे होंगे जो 20 से 22 टॉपिक है, तो ठीक है, आपको पता होगा। नहीं देखिए तो उसका मैंने पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ध्यान रखिएगा, ग्रामर कभी भी नहीं बदलती। कोई भी सब्जेक्ट की ग्रामर हो, इंग्लिश की या हिंदी की, वो सेम ही रहती है। तो वहाँ जाकर आप सीटेट के लिए ग्रामर की तैयारी कर सकते हो। ओके, 22 चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ट्रिक से माध्यम से भी और बेसिक तरीके से भी। तो वहां जाकर आप ग्रामर देख सकते हो। ओके, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। और वर्ण के सार्थक प्रयोग से ही शब्द, शब्द से ही पद, और पदों से ही वाक्यांश, और वाक्यांश से ही वाक्य बनते हैं। देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ही नियम है व्याकरण का। वर्ण जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, उसी के सार्थक प्रयोग से हम शब्द बनाते हैं, शब्द से ही पद बनते हैं, पदों से ही वाक्यांश बनते हैं, और वाक्यांश से ही हमारी पूरी वाक्य बनता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा व्याकरण के द्वारा ही हम सीखते हैं नियम बनाना, और इसी नियम को आज हम इस चैप्टर में अच्छे से बात करेंगे। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपकी बेसिक जानकारी व्याकरण के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं व्याकरण कितने प्रकार की होती हैं।
तो लिख लीजिए व्याकरण के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से 3 रूप होते हैं? तो वो होते हैं आपके औपचारिक, अनौपचारिक जैसे व्यवहारिक व्याकरण, और लास्ट में आपका प्रासंगिक व्याकरण। ये 3 प्रकार के व्याकरण होते हैं। इन तीनों को ही अच्छे से समझाने की आपको मैं कोशिश करूंगा। ओके, तो पहला लिख लीजिए आपका औपचारिक व्याकरण। अब देखो नाम से ही पता लग जाता है, औपचारिक यानी कि फॉर्मल। अब ये होता क्या है? तो सरल शाब्दिक शब्द में बात करी जाए तो इसमें व्याकरण की पुस्तक होती है और विधिवत ढंग से क्रम पूर्वक व्याकरण के नियम, उपनियम, उनके भेद तथा उपभेद का ज्ञान कराया जाता है। मतलब कि जैसे आप क्लास 6 से आप स्टार्ट करते हो व्याकरण, वो बिल्कुल व्याकरण की एक अलग पुस्तक से पढ़े जाता है। मतलब पूरा का पूरा एक पुस्तक होती है व्याकरण की। लेकिन इससे पहले हम व्यवहारिक व्याकरण या प्रासंगिक व्याकरण के द्वारा पढ़ते थे, लेकिन अलग पुस्तक के द्वारा नहीं पढ़ते थे। तो पूरी की पूरी एक पुस्तक से पढ़ना, जो कि व्याकरण की एक अलग बुक मिल जाती है आपको, विधि जो उसकी विधियां होती है, उसके जो रूल्स होते हैं, विधिवत ढंग से जब पढ़ना स्टार्ट कर देते हो आप, उसको क्या कहा जाता है? औपचारिक व्याकरण कहा जाता है। जैसे कि संज्ञा क्या है, तो आप हम पढ़ते हैं ना, संज्ञा किसी वस्तु स्थान के नाम के, वही ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो पूरा का पूरा जब हम पढ़ना शुरू करते हैं 6ठी क्लास से, वही आपकी क्या कहलाती है? औपचारिक व्याकरण। सरल शब्द में बात करी जाए तो जब आप ग्रामर यानी कि व्याकरण का ज्ञान पुस्तक से लेना शुरू कर देते हो, तो वो क्या कहलाता है? औपचारिक व्याकरण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अनौपचारिक व्याकरण, जिसे व्यवहारिक व्याकरण भी कहा जाता है। अधिकतर आपको ये व्यवहारिक व्याकरण के नाम से देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, अब ये होता क्या है? तो बच्चा भाषा को अनुकरण से सीखता है। विद्वानों का मत है कि व्याकरण का शिक्षण व्यवहारिक या प्रयोगात्मक रूप से ही कराना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का किस प्रकार का प्रयोग होता है, तो व्यवहारिक या प्रयोगात्मक ही रूप से ही किया जाता है, किसी अलग पुस्तक से नहीं पढ़ाया जाता। ओके, कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई अलग बुक नहीं होती। बच्चे के जो आप शब्द पढ़ते हो ना, जैसे कोई कहानी आ गई तो कहानी में लिखा हुआ है कि पापा चले गए, तो वहाँ पर आपने देखा कि पापा चले गए, मतलब आपने देखा ऑफिस चले गए होंगे, तो वहाँ पर आपने क्या बोला? पापा चले गए, ये नहीं बोला पापा चली गई। ओके, तो वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप बच्चे को उसी लाइन में ही समझा देते हो कि यहाँ पर किस प्रकार का इस्तेमाल हो रहा है। व्याकरण का आपने नाम भी नहीं लिया, तब भी आपने उन्हें बता दिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो उसी प्रकार की व्याकरण जब आप इस्तेमाल करते हो तो वो क्या कहलाती है? प्रासंगिक व्याकरण या फिर आपका व्यवहारिक व्याकरण। ये दोनों ही आपका क्या कहलाता है? उसी प्रकार का रूप है। यहाँ पर आप सरल शाब्दिक एक रूप में बात करी जाए तो व्यवहारिक व्याकरण आपका वो व्याकरण होता है जब आप जन्म से लेकर आप 5वीं क्लास तक, जो 5 साल तक जब आप बड़े होते हो, जन्म से लेकर 5 साल तक जब आप पहली बार स्कूल जाते हो, तो आप जो भी ग्रामर का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि पापा आ गए, या पापा चलो ना घूमने चलो, या पापा मुझे 2 रुपये दे दीजिए, मम्मी मुझे भूख लगी है खाना दे दो, तो वहाँ पर आप जो जो बातें यहाँ आप बोल रहे हो ना, आप ये तो नहीं बोलते ना कि मम्मी मैं आ गई, यही बोलते हो ना मम्मी मैं आ गया। लड़का लड़की जो भी हो उस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हो, आप बिल्कुल विपरीत तो नहीं कर देते ना उसका। तो जो भी आपके अंदर है वो सारे का सारा आप प्रयोग के द्वारा कर रहे हो, व्यवहार में ला रहे हो। आपको भले उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि मैं इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपको व्यवहार में आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करोगे, उसके विपरीत जाकर आप इस्तेमाल नहीं करोगे। तो आपके जो व्यवहार में है, जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो, उन्हें ही क्या कहा जाता है? व्यवहारिक व्याकरण कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक नहीं होती अलग व्याकरण की। ओके, और यहीं पर एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड मैकेले, उनके द्वारा ये कहा गया था कि मनुष्य उसी भाषा का पूर्ण पंडित हो सकता है, ध्यान रखिएगा, उसी भाषा का पूर्ण पंडित हो सकता है जिसे उसने पहले और उसका व्याकरण उसके बाद सीखा हो। मतलब पहले उसने उसकी भाषा सीखी हो और उसका व्याकरण उसके बाद सीखा हो, उसी भाषा में वो क्या हो सकता है? पूर्ण पंडित यानी कि पूर्ण विद्वान माना जा सकता है। ओके, ये वाला पॉइंट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको ये परिभाषा देकर बोल सकते हैं कि ये किसने बोला था, तो ये लॉर्ड मैकेले ने बोला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, और तीसरा रूप है आपका प्रासंगिक व्याकरण। अब ये क्या होता है? तो ये आपका भाषा के गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय उसके उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियम निकाले जाते हैं। व्याकरण की शिक्षा अलग क्लास में ना देकर भाषा के गद्य की क्लास में ही दे दी जाती है। मतलब जो प्राथमिक स्तर पर आपका इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा व्याकरण कहलाता है? वो प्रासंगिक व्याकरण कहलाता है। मतलब जब भी आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, किसी प्रकार की कोई आप स्टोरी पढ़ रहे हो,
तो स्टोरी के माध्यम से ही कहीं पर कोई चीज़ आ गई जो कि आपका व्याकरण से रिलेटेड है, तो उस व्याकरण को आप उसी क्लास में समझा दोगे, गद्य की क्लास में ही। उसके लिए किसी भी प्रकार की अलग की व्याकरण की क्लास नहीं लगाई जाती। ओके, अगर आप ऐसे करते हो कि गद्य की क्लास में ही व्याकरण का ज्ञान दे रहे हो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई अलग से नियम नहीं है, कोई अलग से व्याकरण की क्लास नहीं है, वही सेम क्लासेस में ही जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं उसी में ही आप बच्चों को समझा देते हो, तो वो क्या कहलाता है? प्रासंगिक व्याकरण कहलाता है। ओके, तो ये 3 रूप हैं आपके व्याकरण के। दोबारा समझा देता हूं मैं आपको सरल भाषा में। तो पहला है आपका औपचारिक व्याकरण, वो व्याकरण जिसका हम नियम, उपनियम, भेद, उपभेद का ज्ञान जो होते हैं वो पुस्तक से लेते हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें हम बुक से लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एक अलग क्लास के द्वारा वो औपचारिक व्याकरण कहलाएगा। ओके, दूसरा है आपका अनौपचारिक व्याकरण या व्यवहारिक व्याकरण, मतलब वो व्याकरण जो हमारे व्यवहार में है लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसका प्रयोग करते हैं, तो वो व्याकरण कैसा कहलाता है? अनौपचारिक या फिर व्यवहारिक व्याकरण कहलाता है। जैसे कि आप जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, जब तक आप स्कूल में प्रवेश करते हो, तब तक आप जो व्याकरण की भाषा का इस्तेमाल करते हो वो कैसी व्याकरण होती है? वो अनौपचारिक यानी कि व्यवहारिक व्याकरण होती है। ओके, और तीसरा प्रासंगिक व्याकरण, मतलब आपकी क्लास में जो आपकी लैंग्वेज की क्लास चल रही थी, हिंदी की क्लास चल रही थी, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? गद्य, यानी कि हम कोई कहानी पढ़ रहे थे और कहानी में ही कोई लाइन आ जाती है और वो क्या है? व्याकरण के नियम से रिलेट है, व्याकरण के नियम से संबंधित है, तो आपने उसकी एक व्याकरण की अलग क्लास ना लगाकर उस भाषा के गद्य की क्लास में ही उसको समझा दिया। मतलब आपने एक अलग क्लास भी नहीं लगाई ग्रामर की, कोई अलग पुस्तक भी नहीं ली, और आपने जो आपकी कहानी थी उसी के माध्यम में ही व्याकरण के वो संबंधित करते हुए बता दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो वो प्रासंगिक व्याकरण कहलाता है, जो कि कहां पर इस्तेमाल होता है? ज्यादातर वो प्राथमिक स्तर पर इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये 3 रूप थे आपके व्याकरण के। चलिए अब बात कर लेते हैं व्याकरण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो लिख लीजिए अपना टॉपिक, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। तो पहला पॉइंट है आपका, व्याकरण शुद्ध भाषा के प्रयोग के प्रति लगाव, रुचि पैदा करता है। मतलब अगर आपको शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है या लिखना है या पढ़ना है, उसके लगाव के लिए आपको क्या करना होता है? व्याकरण सीखनी ही सीखनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला, भाषा शिक्षण के लिए क्या है अनिवार्य? आपका व्याकरण, शुद्ध भाषा और शुद्ध लेखन के ऊपर वो आपका जोर देता है, और साथ ही साथ में आपका लगाव और रुचि भी उत्पन्न करता है उसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यह भाषा के गुण दोष के परख करने योग्य बनाता है। मतलब आपकी जो भाषा है उसमें क्या हम त्रुटियां कर रहे हैं, क्या हम उसमें अच्छा कर रहे हैं, क्या हम उसकी गलतियां कर रहे हैं, वो ज्ञान कहाँ से आता है हमें? वो व्याकरण से ही समझ में आता है, इसी के द्वारा हम योग्य बन पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ध्वनि, जो आपने पढ़ी होंगी अलग अलग प्रकार की, तो ध्वनियों उनके उच्चारण एवं प्रयोग के नियम में परंपरागत करता है। मतलब जो भी आप ध्वनि का इस्तेमाल कर रहे हो उसका उच्चारण, कहाँ पर हमें उच्च बोलना है, कहाँ पर हमें निम्न बोलना है, ये पूरा का पूरा निम्न कहाँ से सिखाया, नियम कहाँ से सिखाया जाता है, उसको लिए परस्पर हमें कौन करता है? परंपरागत कौन करता है हमें? वो व्याकरण के द्वारा ही होते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार में आने वाले प्रत्येक बिंदुओं को सही सिखाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग में भी महारत हासिल करने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब यही है कि जो भी जो आपका व्याकरण के अंदर आता है, चाहे वो वर्ण विचार हो, शब्द विचार हो, वाक्य विचार हो, इन तीनों के अंदर ही आपका पूरा का पूरा ग्रामर समा जाता हो। चाहे आपके मुहावरे हो, लोकोक्तियाँ हो, इनके ऊपर अगर आपको कमांड पानी है, इन पर हमें महारत हासिल करनी है, तो वो किससे हो सकता है? वो व्याकरण शिक्षण से ही हो सकता है। और साथ ही साथ में रचनात्मक लेखन में जो आपकी अभिवृत्ति का आधार जो होता है, जो स्तंभ होता है, वो क्या होता है? आपका व्याकरण ही होता है। मतलब आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी के साथ लिखकर सामने लाते हो, कैसे अपने आप को व्यक्त करते हो। जैसे कि कई व्यक्ति जो होते हैं वो डायरी लिखना पसंद करते हैं, कई कविता लिखना पसंद करते हैं, कई मुहावरे लिखना पसंद करते हैं, तो जो आप उसमें इस्तेमाल करते हो लिखना, वो लिखना किस पर निर्भर करता है? वो व्याकरण शिक्षण पर ही निर्भर करता है। अगर आपको व्याकरण शिक्षण है तो आप उसको अच्छी तरीके से रचनात्मक ढंग से लिख सकते हो। ओके, तो ये कुछ उद्देश्य थे आपके व्याकरण शिक्षण के। तो ये था आपका कुल मिलाकर आज का चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको बोला, भाषा शिक्षण जो है उसमें जो व्याकरण की भूमिका होती है उसमें हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के रूप और व्याकरण के उद्देश्य, तीनों चीज मैंने आपको अच्छे से करवा दिया।
नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो कि आपके व्याकरण इस्तेमाल किया जाता है प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर, वो कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियां इस्तेमाल किया जाती है। ओके, तो ये पूरा का पूरा कहने का मतलब आपकी व्याकरण शिक्षण विधियां जो होंगी उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, और साथ ही साथ में ये पूरे का पूरा जो चैप्टर होगा इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको उसी लेक्चर में करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यहीं तक ही, व्याकरण के शिक्षण के उद्देश्य तक। ओके, तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जैसे कि मैं बोलता हूं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपको मैं इसी की तरह से अच्छी वीडियो देता रहूं आपके आने वाले एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आने वाले दिनों में पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ में वीडियो पर यानी कि जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब नहीं भेज पाता है तो वो हम आपको टेलीग्राम के द्वारा ही देते हैं, जो कि आप ज्वाइन करने के लिए सिंपल तरीके हैं दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके जा सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि कई बार लिंक काम नहीं करता है। तो आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम जो ऐप होता है उसको डाउनलोड करो और उसके सर्च बार में जाकर सर्च मारो बिना स्पेस दिए डीके गुप्ता, तो पहला ही चैनल अपना मिल जाएगा आपको। वहां पर आपका लोगो देखने को मिल जाएगा चैनल का, उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हो, जो कि आने वाले दिनों में पीडीएफ और आपको अभी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा लाइव क्लास का आपको कि कब ली जा रही है। ओके, चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके सेकंड पार्ट में हम इसके आगे बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा तो उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।